नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की और आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में सीएम पुष्कर सिंह धामी की जनसभाओं का दौर जारी है। आपको बता दें कि आज सीएम द्वारहाट में जनसभा को संबोधित की। साथ ही सीएम सबसे पहले सुबह 11 बजे इंजीनियरिंग कॉलेज मैदान पहुंचे। इसके बाद उनका काफिला घटकाड़ चौराहे से मुख्य बाजार होते हुए जनसभा स्तर शीतला पुष्कर तक सीएम का रोड शो हुआ। इसके बाद सीएम ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। आज हम सभी जानते हैं लोकसभा का चुनाव चल रहा है और लोकसभा के चुनाव में मैं आप सबके बीच में आज हमारे अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी आदरणीय अजय टम्टा जी, हमारे भाई अजय टम्टा जी के लिए आप सबका समर्थन मांगने के लिए, आप सबका वोट मांगने के लिए, आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आप सबके बीच में आया हूं। जहां आप अजय टम्टा जी को आपका एक एक मत जो जाएगा वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जाएगा भाइयों बहनों। और सीधे सीधे जो कमल का बटन आप दबाएंगे वो मोदी जी को मिलेगा। मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में जिस तेजी से भारत को आगे बढ़ाने में काम किया है, गरीबों के लिए काम किया है, महिलाओं के लिए काम किया है, हमारे सैनिकों के लिए काम किया है, युवाओं के लिए काम किया है। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिस क्षेत्र में मोदी जी ने आज काम न किया हो। 2014 से पहले का भारत था। भारत की पहचान पूरे विश्व में एक डब्बू भारत के रूप में, एक पिछलग्गू भारत के रूप में स्थापित हो गई थी भाइयों बहनों। भारत विश्व के मंचों पर अपने हितों की बात भी नहीं कर पाता था भाइयों बहनों। हमारे देश पर कोई आक्रमण होता था तो उसका जवाब भी देने में हमारी सेना को आदेश नहीं मिलता था भाइयों बहनों। ये स्थिति बदलने का काम मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही जहां गरीब के कल्याण के लिए योजनाएं बनाई, गरीबों के उत्थान के लिए योजनाएं बनाई। आज एयर कनेक्टिविटी तेजी से आगे बढ़ी है भाइयों बहनों। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिस क्षेत्र में आज भारत तरक्की न कर रहा हो। नहीं, कीर्तिमान मोदी जी ने स्थापित किए हैं। और मोदी जी हमेशा कहते हैं कि मेरा परिवार पूरा भारत है। 140 करोड़ भाई बहन पूरे देश के रहने वाले लोग मोदी का परिवार है भाई बहन। वो अपना परिवार मानकर काम करते हैं और हर गरीब पिछड़े व्यक्ति के लिए उन्होंने योजनाएं लागू करी है भाई बहनों। मोदी जी ने लखपति दीदी, ड्रोन दीदी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हम अपनी मातृशक्ति को, हमारी माताओं को, बहनों को आगे लाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। 13 जनपदों में जाके हमने उनसे बात करी, उनके उत्पादों को देखा है, उनकी प्रदर्शनियों को देखा है। हाउस ऑफ हिमालय एक ब्रांड अभी हमने प्रधानमंत्री जी के हाथों उसका उद्घाटन करवाया है। आप सब लोग अब कोई भी उत्पाद बनाएंगे स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, लघु उद्योगों के माध्यम से, उसको बेचने के लिए अब पूरी देश दुनिया में हमको जगह मिल जाएगी, एक स्थान मिल जाएगा। उससे पहले दीपावली में हमने सशक्त उत्सव बहना योजना प्रारंभ करी थी। ऐसे अनेक योजनाएं मोदी जी ने चलाई हैं, जिसके कारण से जब मोदी जी ने ये योजनाएं चलाई, उन्होंने पहला भाषण जब दिया तो मोदी जी ने कहा कि मैं गरीबों के लिए काम करना चाहता हूं। मेरी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार रहेगी, गरीबों की प्राथमिकता के लिए काम करने वाली सरकार रहेगी। तो जो लंबे समय तक देश की सत्ता पर काबिज रहे वो मजाक बनाते थे कि मोदी जी क्या काम करेंगे, ऐसा भाषण दे रहे। भाइयों बहनों, हमने देखा पिछले 10 सालों में जो मोदी जी ने गरीबों के लिए काम किया, आज देश के 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं भाइयों बहनों। तो लोकसभा चुनाव के लिए 19 अप्रैल को उत्तराखंड में पहले चरण में मतदान होना है। इसके लिए भाजपा ने स्टार प्रचारकों की पूरी भीड़ उत्तराखंड में उतार दी है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री मोदी की उत्तराखंड में 2 विशाल जनसभा हुई, पहली रुद्रपुर और दूसरी ऋषिकेश में। इसके अलावा 4 अप्रैल को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पिथौरागढ़ और विकासनगर में चुनावी रण का बिगुल बजा चुके हैं। ऐसे में अब 12 अप्रैल यानी आज केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चमोली चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 19 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में वोट देने की अपील की। यह उत्तराखंड को देवभूमि के रूप में भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में जहां पर भारतवासी रहते हैं वो लोग भी मानते हैं। गढ़वाल से लेकर कुमायूं तक
उत्तराखंड के कण कण को देवताओं का आशीर्वाद मेरे बहनों भाइयों प्राप्त है। यदि मैं कहूं कि उत्तराखंड की धरती यह आध्यात्मिक भूमि है, अध्यात्म की धरती है, तो यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। यहां तक कि भारत की सीमाओं को सुरक्षित करने में अहम योगदान देने का काम यदि कोई राज्य करता है तो वो उत्तराखंड राज्य करता है। अपनी जिंदगी हथेली पर लेकर भारत की सीमाओं की रक्षा करना यह कोई आसान खेल नहीं है। यह काम छोटे मन के लोग नहीं कर सकते, यह काम बड़े मन के ही लोग कर सकते हैं। और मैं यह मानता हूं, छोटे मन का व्यक्ति कभी आध्यात्मिक भी नहीं हो सकता है, जो बड़े मन का होता है वही आध्यात्मिक भी हो सकता है। इसीलिए मैं समझता हूं कि इस आध्यात्मिक धरती से बड़ी संख्या में लोग सेना में भर्ती होते हैं। सेना के प्रति हमारे प्रधानमंत्री के मन में कितना बड़ा सम्मान है, यह उत्तराखंड के लोगों को कम से कम बतलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हिंदुस्तान का हर सैनिक, हिंदुस्तान का हर नागरिक सच्चाई को जानता है। मैं लंबे समय से राजनीति में हूं। मैं जब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री था, उसी समय इस उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ और उत्तर प्रदेश अलग राज्य बना और उत्तराखंड अलग राज्य बना था। पहले से परिचित। उस समय भी बराबर यह मांग होती थी पूर्व सैनिकों के द्वारा कि 1 रैंक 1 पेंशन लागू की जानी चाहिए। 2013 में जब हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में घोषित हुए तो उस समय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं ही था। हरियाणा की एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करने जा रहे थे। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष जी, आज मैं हरियाणा की एक सभा को संबोधित करने जा रहा हूं जिसमें कि अधिकांश हमारे पूर्व सैनिक रहेंगे, और आप भी जानते हैं कि हमारे पूर्व सैनिक लंबे समय से बराबर 1 रैंक 1 पेंशन लागू किए जाने की मांग कर रहे हैं। क्या करना चाहिए? मैंने कहा आपका क्या मत है? उन्होंने कहा कि उनका कहना था कि लागू किया जाना चाहिए। और उस हरियाणा की एक बड़ी सभा में जाकर उन्होंने घोषणा कर दी हमारी सरकार बनेगी तो हम 1 रैंक 1 पेंशन को लागू करेंगे बहनों भाइयों। और उन्होंने सरकार बनने के बाद देर नहीं की और हमारे देश के बहादुर जवानों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन यह सुविधा लागू कर दी। और मैं कह सकता हूं कि आज तक 1 लाख करोड़ के आसपास 1 रैंक 1 पेंशन के आधार पर हम लोगों ने दिया है। लेकिन सैनिकों के लिए लाख करोड़ का कोई महत्व नहीं है, धन का महत्व नहीं है। जिंदगी से बड़ी अनमोल चीज मैं समझता हूं कि मानव जीवन में और कुछ नहीं हो सकता। धन दौलत का कोई महत्व नहीं है। लेकिन लोगों ने भी सरकार चलाई है। लंबे समय तक इस हिंदुस्तान में कांग्रेस ने सरकार चलाई है। आपने देखा होगा कि जब जब इनकी सरकार रही है तब तब बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। कभी जीप घोटाला हुआ है, कभी बोफोर्स घोटाला हुआ है, कभी हेलीकॉप्टर घोटाला हुआ है, कभी रक्षा सौदों में घोटाला हुआ है। बराबर घोटाले हुए हैं और बराबर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के कारण इनकी जो सरकारें रही हैं उनकी दुर्गति भी हुई है, उनकी छवि भी खराब हुई है। राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री थे और मैं उनके पास गया। मैंने कहा साहब, पहाड़ों में बहुत समस्या है चिकित्सा सुविधाओं की, और हमारे दूरस्थ क्षेत्रों में कुछ जगह पर एसएसबी और आईटीबीपी के हमारे हॉस्पिटल हैं। अगर हमारे लोगों को, कुछ लोगों को ओपीडी सुविधा मिल जाए तो बहुत काम होगा। तो आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने कहा 1 मिनट के अंदर इसको ऑर्डर करके दिया और हमारे यहाँ दुर्गम क्षेत्रों में ओपीडी की सुविधा मिलनी शुरू हुई। मैं आपका आभारी हूं मान्यवर कि आपने इस तरीके से हम लोगों के लिए किया। और जब आप रक्षा मंत्री बन गए तो मैं फिर दोबारा पहुंच गया। मैंने कहा आदरणीय मान्यवर, हमारे यहाँ पर एक डॉपलर रडार लगना है। आप सब लोगों को पता है किस तरह से बादल फटता और किस तरह से समस्याएं आती थी। और यहाँ पूरा जो हमारा बद्रीनाथ केदारनाथ का क्षेत्र है, ये लैंसडाउन में एक ऐसी जगह थी जहां से डॉपलर रडार से पूरा कवर होता था और सही पूर्व अनुमान और सटीक अनुमान लगता था। माताएं बहनें, मैं जहां जहां जा रहा हूं, माताएं बहनें मुझसे कह रही हैं कि हम मोदी जी का साथ कैसे कभी छोड़ सकते हैं। मोदी जी तो हमारे परिवार के हैं। मोदी जी के ना आगे कोई है ना पीछे कोई है, हम ही तो उनका परिवार हैं। सारी माताएं बहनें मुझे कह रही हैं।
मैं जाता हूं कोई योजना बताता हूं, उससे पहले माताएं बहनें कहती है हम कैसे भूल सकते हैं कि जब जापान, अमेरिका, इंग्लैंड, दुनिया की सारी शक्तियां विफल हो गई कोरोना के सामने, तो मोदी जी ने कहा कि ये हमारा परिवार है 140 करोड़ लोगों का, इनको 3-3 वैक्सीन लगाएं। भाइयों बहनों, दुनिया में किसी देश ने करके नहीं दिया कि 3-3 वैक्सीन फ्री लगाई सब लोगों को। ये कैसे कोई भूल सकता है? हमारी माताएं बहनें कह रही हैं कि वाकई 70 सालों से सुनते थे कि महिला विधेयक पास होगा, विधायक भी महिलाएं बनेंगी, सांसद भी महिला बनेंगी, सब झूठ बोलते थे। मोदी जी ने करके दिखाया। 33% आरक्षण माताओं बहनों के लिए किया। ये माताएं बहनें मुझे खुद अपने से बताती हैं। आदरणीय राजनाथ जी विस्तार से सब बोलने वाले हैं। सब जानते हैं कि उत्तराखंड के साथ मोदी जी का कितना लगाव है। इस उत्तराखंड के साथ उनका कितना आध्यात्मिक लगाव है। जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, जब वो मुख्यमंत्री भी नहीं थे, जब वो राजनीति में भी नहीं थे, इन्हीं रास्तों में घूमते थे। इन्हीं यहां पर उनका आध्यात्मिक लगाव इस क्षेत्र के साथ है और उनका साधना स्थली ये उत्तराखंड और ये चमोली और रुद्रप्रयाग रहे हैं। हम कैसे भूल सकते हैं कि वो देश में अगर सबसे कहीं जाते हैं तो हमारे इस गढ़वाल में आते हैं। इस गढ़वाल के साथ उनका लगाव है और हर गढ़वाली ने तय किया कि मोदी जी को प्रधानमंत्री पुनः बनाना है और गढ़वाल के हित के लिए बनाना है। उन्होंने कहा कि अगला दशक उत्तराखंड का होगा। कल पूरा का पूरा रोड मैप बताया है कि कैसे इस उत्तराखंड में विकास करना है, कैसे इस गढ़वाल में विकास करना है, कैसे युवाओं को रोजगार देना है। कोई भी माता बहन उनका बच्चा बेरोजगार नहीं रहे, किसी भी बुजुर्ग का बच्चा बेरोजगार न रहे। मोदी जी ने अगले 5 सालों में तय किया है। साथियों, कांग्रेस खत्म हो चुकी है, कांग्रेस समाप्त हो चुकी है। अपना वोट खराब मत कीजिए, लेकिन कांग्रेस की झूठ बोलने की प्रवृत्ति खत्म नहीं हुई। कांग्रेस की झूठ बोलने की प्रवृत्ति खत्म नहीं हुई। हर चीज के बारे में झूठ फैला रहे हैं, हर चीज के बारे में गलत फैलाते हैं। कभी मेरे पास व्यक्तिगत मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं, कभी मेरी पत्नी पे आरोप लगाते हैं, कभी मेरे बच्चों पे झूठ आरोप लगाते हैं, कभी कुछ झूठ फैलाते हैं। इनकी झूठ की फैक्ट्री चल रही है। अभी कभी लगातार अग्निवीर पे झूठ बोलते हैं। माननीय रक्षा मंत्री जी का बयान आया है कि ये तो सब हमारे लोग हैं और इनके लिए जो भी करना हुआ हम कहीं पीछे नहीं हटेंगे। माननीय राजनाथ सिंह जी ने खुद स्वयं कहा। तो इसलिए इनके झूठ पे मत जाइएगा। और आप लोगों को मैं कहता हूं, इस गढ़वाल की सेवा के लिए, इस गढ़वाल को नया गढ़वाल बनाने के लिए, इस गढ़वाल को बदलने के लिए अनिल बलूनी अपनी जान लगा देगा। तो वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी वाड्रा आगामी 13 अप्रैल को उत्तराखंड के दौरे पर आएंगे और 2 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। जानकारी के अनुसार कांग्रेस महासचिव का उत्तराखंड दौरा लगभग तय है। वह रामनगर और हरिद्वार में 2 जनसभाएं करेंगी। वो पहले दिल्ली से सीधे रामनगर आएंगी और स्थानीय डिग्री कॉलेज के मैदान में गढ़वाल संसदीय क्षेत्र से अपने पार्टी के प्रत्याशी गणेश गोदियाल के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगी। इसके बाद वो रुड़की में जनसभा करेंगी। यहां वो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की सुपुत्र वीरेंद्र रावत के लिए जनसभा के माध्यम से वोट मांगेंगी। प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह है और उन्होंने जनसभा को सफल बनाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। तुषार, 13 अप्रैल को रामनगर में चुनावी हुंकार भरने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा आ रही हैं। मेरा आपसे सवाल है कि क्या थोड़ी देर नहीं हो गई प्रियंका गांधी को आते आते? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा कल उत्तराखंड पे दौरे पर रहेगी और 2 जनसभा उनकी प्रस्तावित हुई है। एक रामनगर में प्रस्तावित हुई है और दूसरी की मैं बात करूं तो हरिद्वार लोकसभा सीट की रुड़की वहां पर वो अपने जनसभा करेगी। माना जा रहा है कि रामनगर करीब वो 12 बजे तक पहुंच जाएगी और यहाँ पर जो जनसभा है वो यहाँ पर की जाएगी। अगर रामनगर की मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो आधा रामनगर आता है वो पौड़ी लोकसभा सीट में आता है और आधा अगर मैं बात करूं तो जो उधम सिंह नैनीताल सीट में आता है और कुमाऊं क्षेत्र में अत्यधिक आता है। तो ऐसे में 3 सीटों पे कल प्रियंका वाड्रा रामनगर में जो जनसभा है उसे साधने की कोशिश करेंगे और तीनों प्रत्याशी वहां पर मौजूद रहेंगे। अल्मोड़ा से प्रदीप टमटा रहेंगे और अगर बात करूं उधम सिंह नैनीताल सीट से तो वहां पर प्रकाश जोशी रहेंगे और पौड़ी सीट के जो प्रत्याशी है कांग्रेस के गणेश गोदियाल वहां पर मौजूद रहेंगे। तो तीनों प्रत्याशी वहां पर मौजूद रहेंगे। तीनों को मजबूती देने का काम प्रियंका वाड्रा करेगी और
पहला स्टार प्रचारक उत्तराखंड आ रहा है कांग्रेस को। तो कहीं ना कहीं जो संगठन टूटा हुआ है, लगातार जो नेता भारतीय जनता पार्टी में जाते हुए नजर आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं में जो निराश है 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर, वो दोबारा जगाने की कोशिश की जाएगी। और प्रियंका गांधी की अपने जो भाषण देगी उससे यही कोशिश की जाएगी कि जो उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट है उसे साधने की कोशिश की जाएगी और वोटर्स को ये अपील की जाएगी कि उन्हें वोट दिया जाए और साथ साथ तीनों प्रत्याशियों को कल मजबूती देने का काम किया जाएगा। जी तुषार, चूंकि हम जानते हैं कि 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव है, आज 12 हो गया, गिनती के 6 दिन बचे हैं क्योंकि 7वें दिन वोटिंग हो जाएगी। तो क्या ये प्रियंका गांधी का विश्वास है कि वो आ रही हैं और 2 जनसभा को संबोधित करेंगी, इसके बाद पूरा उत्तराखंड का चुनावी जो प्रचार प्रसार है पूरे वह कांग्रेस की तरफ मुड़ जाएगा, या एक बस अब कोटा पूरा करना है कि चलना है और स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट जारी हुई है उसमें एक नाम दर्ज करवाना है? देखिए, अगर प्रियंका गांधी वाड्रा की बात की जाए तो विश्व का एक चेहरा है। देश में भी अगर वो कहीं जाती हैं तो कहीं ना कहीं वोट कैचर भी उन्हें कहा जाता है। तो ऐसे में कोशिश यही रहेगी कि प्रियंका गांधी से अत्यधिक जो लोग हैं वहाँ पर पहुँच सके, जनसभा में पहुँच सके और इसे जन जन तक पहुँचाया जा सके, ताकि जो स्टार प्रचारक है प्रियंका गांधी, उनका प्रभाव वोटर्स पर पड़ सके। और इसके तहत ये माना जा रहा है कि कई और नेता इस 6 दिनों में आ सकते हैं। ये माना जा रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर आ सकते हैं। राहुल गांधी का भी फिलहाल जो प्लान है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। साथ साथ कई राष्ट्रीय स्तरीय प्रवक्ता भी यहाँ पहुँच सकते हैं, कई नेता पहुँच सकते हैं। तो अभी फिलहाल कांग्रेस का ये कहना है कि 6 दिनों में आपको लगातार ये देखने को मिलेगा कि जो वरिष्ठ नेता हैं वो यहाँ उत्तराखंड पधारेंगे और जो प्रत्याशी हैं उन्हें मजबूती देने का काम करेंगे। लेकिन प्रियंका गांधी के यहाँ आने से कहीं ना कहीं जो फर्क है लोकसभा चुनाव में पड़ने वाला है, क्योंकि मजबूत नेता है, एक विश्व चेहरा है और ऐसे में वो साफ तौर पर वोटों को जो अपील है जनता से करने की कोशिश की जाएगी कि वोट उन्हें दिया जाए, कांग्रेस पे भरोसा किया जाए। जो घोषणा पत्र है कांग्रेस का जिसमें कई वादे किए गए हैं, 25 गारंटी दी गई है, 5 न्याय की बात की गई है, वो जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करेगी। और जो 70 साल से जो कांग्रेस ने राज किया है उसे एक बार फिर मौका देने की बात की जाएगी। जी तुषार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर बीजेपी ने एक बार फिर जुबानी हमला बोला है। बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि हरीश रावत को अब ये मुद्दे याद आ रहे हैं, जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से सभी तथ्य सार्वजनिक कर दिए गए थे कि किस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जुम्मे की छुट्टी और मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर बात करते थे। तो वहीं बीजेपी ने कहा कि अब चुनाव के इस दौर में वो फिर से इसी तरह की तुष्टीकरण वाली राजनीति कर रहे हैं। तो चुनाव का दौर बीजेपी और कांग्रेस में डिजिटली वॉर शुरू हो गया है। हरीश रावत की एक्स पर पोस्ट और सुरेश जोशी ने हरीश रावत पर निशाना साधा। इस खबर पर हमारे साथ अभय कैंतुरा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभय, ये जो अब तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली बात बीजेपी कह रही है कांग्रेस को लेकर के, अब इसके बाद क्या देखते हैं आप? अब ये लड़ाई चलेगी जब तक वोटिंग नहीं हो जाती? तो बिल्कुल इसे इस रूप में समझ सकते हैं कि लगातार जैसे जैसे चुनाव में अब समय नजदीक आ रहा है मतदान का, वैसे आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू और यहाँ पर हो चुकी है और सियासी दलों के जो नेता लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का ये आरोप इस वजह से यहाँ पर प्रमुखता से है कि उनका कहना है कि हरिद्वार में एक बार फिर इस तरह की राजनीति पर भाजपा यहाँ पर अपना श्रेय लेना चाहती है, जनता को अपने पक्ष में नामजद करना चाहती है, जबकि ये सब आरोप बेबुनियाद यहाँ पर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनके द्वारा उनके शासनकाल में ना तो कभी इस तरीके के कोई आदेश यहाँ पर हुए थे और ना ही ऐसी किसी बयान का उनके द्वारा कोई समर्थन यहाँ पर किया गया था। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि बीजेपी जो लगातार यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, उनके लिए एक और यहाँ पर मौका मिल गया जिसे स्वयं कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने देने का काम यहाँ पर किया कि लोकसभा चुनाव से पहले मुस्लिम यूनिवर्सिटी का खोलने की बात और जुम्मे की नमाज के आधे दिन की छुट्टी देने की बात कांग्रेस सरकार के समय यहाँ पर हुई थी। ये समझा जा सकता है कि लगातार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जारी है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर दोनों ही दल जनता को अपने पक्ष में नामबंद करने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं, ताकि 19 तारीख को जनता जब मतदान करने के लिए जाए तो उनके जेहन में वो सभी आरोप प्रत्यारोप के बाद यहाँ पर है, वो सभी मुद्दे यहाँ पर है जिस पर सियासी दल चुनाव लड़ना चाहते हैं। जी अब चूंकि
पहले चरण का चुनाव में बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है, तो ऐसे में अब ये जो डिजिटली वॉर चल रहा है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, क्या अब ये मात्र 6 दिन बचा हुआ है और ऐसे में अब ये जो सोशल साइट पे ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, ये कितना इम्पैक्टफुल साबित होगा, खास करके उसको जो वोट करने जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि डिजिटल के इस दौर में सिर्फ चुनाव के लिए कब समय बचा हुआ है। 19 अप्रैल को मतदान यहाँ पर होना है और ऐसे में जब लोगों के बीच पर ये समझा जा सकता है कि सब जगह पहुंचना नेताओं के लिए मुमकिन नहीं है, तो फिर डिजिटल के इस दौर में अपने संदेश के माध्यम से अपनी बात को पहुंचाने का काम यहाँ पर सियासी दल के नेता यहाँ पर कर रहे हैं। और यही वजह है कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी अपने उन शब्दों को सोशल मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का काम किया है, जिस पर उनकी आशंका है कि भाजपा ठीक मतदान से पहले प्रदेश में तुष्टीकरण की राजनीति यहाँ पर करना चाहते हैं या हिंदू मुस्लिम के नाम पर एक बार फिर जनता को बांटने का काम यहाँ पर कर सकती है। क्योंकि आने वाले दिनों में स्टार प्रचारकों के जो दौरे यहाँ पर होंगे, चाहे बीजेपी की तरफ हो या कांग्रेस की तरफ। अभय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।